चलिए जरा एक ऐसे दौर के बारे में सोचते हैं, एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां के खेत सोना उगलते हैं और जहां के कारीगरों की उंगलियों में तो जैसे जादू था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी मुल्क की जिसे दुनिया कभी सोने की चिड़िया कहती थी, और आज हम यही समझेंगे कि आखिर उस चिड़िया के पंख कैसे काटे गए। देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, ये हकीकत थी। एक ऐसा वक्त था जब ये जमीन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 1/4 यानी 25% हिस्सा अकेले अपने दम पर चलाती थी। इसकी समृद्धि, इसकी दौलत के चर्चे इतने थे कि दुनिया को जीतने निकले सिकंदर जैसे योद्धाओं के हौसले भी यहां आकर पस्त हो गए। बड़ी बड़ी सेनाओं को इसे झुकाने में सदियां लग गईं। तो सवाल यही उठता है कि जिस देश को बड़ी बड़ी फौजें जीत नहीं पाईं, उसे समंदर पार से आए चंद व्यापारियों ने आखिर अपना गुलाम बना कैसे लिया। ये कहानी इसी की है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक तारीख से, एक ऐसी तारीख जिसने भारत की किस्मत पर शायद सबसे गहरा घाव दिया। वो तारीख थी 23 जून 1757 और जगह थी प्लासी का मैदान। इसे इतिहास में प्लासी की लगाई कहा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि ये कोई जंग थी ही नहीं, ये एक सौदा था, एक धोखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को अपनी ताकत से नहीं बल्कि उनके ही सेनापति मीर जाफर को गद्दी का लालच देकर हराया था। बस इसी एक गद्दारी ने आने वाले 200 सालों का इतिहास तय कर दिया। इस धोखे से क्या हासिल हुआ, इसका असली अंदाजा तो रॉबर्ट क्लाइव को तब हुआ जब वो जीत के बाद बंगाल के शाही खजाने में घुसा। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वो सोने और जवाहरात के ढेरों के बीच से गुजरा, और ये दौलत उस वक्त के पूरे लंदन शहर की दौलत से भी ज्यादा थी। प्लासी की वो जीत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो कंपनी व्यापार करने का नकाब ओढ़कर आई थी, उसने वो नकाब उतार फेंका और शुरू हुआ लूट का एक नया सिस्टमैटिक दौर। साल 1765 में मुगल बादशाह से कंपनी ने दीवानी अधिकार हासिल कर लिए। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब ये था कि एक व्यापार करने वाली कंपनी अब सरकार बन चुकी थी। उसके पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा के करोड़ों लोगों से सीधे टैक्स वसूलने का कानूनी हक था, और उनका मकसद राज करना नहीं बल्कि देश को निचोड़ना था। और इसका असर देखिए, जहां पहले किसान अपनी फसल का करीब 10% हिस्सा नवाब को देते थे, वहीं कंपनी ने आते ही इसे बढ़ाकर 50% से भी ज्यादा कर दिया। ये एक ऐसा बोझ था जिसने किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी। कंपनी की बेरहम टैक्स नीतियां, अनाज की जमाखोरी, इन सब का नतीजा निकला 1770 का भयानक बंगाल अकाल। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये पूरी तरह से इंसानों द्वारा पैदा की गई तबाही थी, एक नरसंहार था। उस वक्त हालात कितने भयानक थे, इसका अंदाजा इतिहासकार विलियम हंटर के इन शब्दों से लगता है। जिंदा लोग मुर्दों का मांस खाने पर मजबूर हो गए थे, और सोचिए, एक तरफ लोग भूखे मर रहे थे और दूसरी तरफ कंपनी के गोदाम अनाज से भरे थे, जिसे वो ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। इस लालच की कीमत क्या थी? बंगाल की 1/3 आबादी यानी तकरीबन 1 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए, और इस दौरान कंपनी का मुनाफा आसमान छू रहा था। जमीन से दौलत लूटने के बाद अंग्रेजों की नजर भारत की दौलत के दूसरे सबसे बड़े खजाने पर पड़ी, और वो था यहाँ का विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग। 18वीं सदी तक दुनिया में बिकने वाले कुल कपड़ों का 25% हिस्सा भारत से जाता था। ढाका की मलमल तो इतनी मशहूर थी, इतनी महीन, कि कहते हैं पूरी की पूरी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी से निकल जाती थी। उसे बुनी हुई हवा कहते थे। ब्रिटेन की बड़ी बड़ी मिलें भी ऐसे कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। तो उन्होंने एक चाल चली जिसे नाम दिया फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार। लेकिन ये पाखंड था। ब्रिटेन में भारत के बने कपड़ों पर 80% तक का भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया, जबकि भारत में आने वाले ब्रिटिश माल पर 0 टैक्स। ये मुक्त व्यापार नहीं बल्कि भारतीय उद्योग को खत्म करने का एक सोचा समझा प्लान था। और जब इन आर्थिक चालों से भी बात नहीं बनी, तो कंपनी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जो बुनकर कंपनी के लिए कम दाम पर काम करने से मना करते थे या विरोध करते थे, उनकी अंगूठे काट दिए जाते थे, ताकि वो फिर कभी उस जादुई कपड़े को न बुन सकें। ये शब्द किसी भारतीय के नहीं बल्कि 1834 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के हैं। उन्होंने खुद लिखा कि कपास के बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। जो देश सदियों से दुनिया को कपड़ा पहनाता था, वो अब खुद बेहाल हो चुका था। लेकिन जुल्म जब अपनी हदें पार कर जाता है, तो वो बगावत को जन्म देता है। एक सदी के इस दमन के बाद किसानों, कारीगरों और सैनिकों के अंदर का लावा आखिर में एक बड़े विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। 1857 का विद्रोह सिर्फ कुछ सैनिकों का गदर नहीं था, जैसा कि अंग्रेज कहते हैं। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की पहली बड़ी संगठित लड़ाई थी। ये वो पल था जब पूरे देश के सब्र का बांध टूट गया। इस विद्रोह को बहुत ही क्रूरता से कुचल दिया गया। इसके बाद 1858 में भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में चली गई। लगा कि शायद कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। हुकूमत का तरीका वही रहा। जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड इस बात का सबूत हैं कि जुल्म का दौर जारी रहा।
कुल मिलाकर ये गुलामी और लूट का सिलसिला पूरे 200 साल तक चला। 2 सदियां। इन 200 सालों में सिर्फ कंपनी द्वारा बनाए गए अकालों में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। और दौलत, एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटिश राज के दौरान भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी गई। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो वो दौलत तो ले गए, इस देश को तोड़ा, लूटा, लेकिन इस देश का जो जज्बा था उसे नहीं छीन सके। आज वो सोने की चिड़िया फिर से अपने पंख फैला रही है, उड़ान भर रही है। पर यह सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है कि कोई भी देश अपने इतिहास के इतने गहरे जख्मों से आखिर उभरता कैसे है।